इन्होंने पहले कुरान में कुछ एरर्स बताए हैं। पहले जरा उस सो कॉल्ड अनसाइंटिफिक आयत को देखिए। वक्त के इल्म की ही तकलीद करता हुआ नजर आता है। तो सूरह सबा की आयत नंबर 9 की तरफ हम देखेंगे। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। क्या पस वो अपने आगे पीछे आसमान और ज़मीन को देख नहीं रहे हैं? अगर हम चाहें तो उन्हें ज़मीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। यकीनन इसमें पूरी दलील है हर उस बंदे के लिए जो दिल से मुतवज्जा हो। मैं मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा जो है वो आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। और इस आयत में आप ये देख सकते हैं कि कुरान के मुताबिक आसमान के टुकड़े हो सकते हैं। यानी मुसलमानों के दावा के मुताबिक तो कुरान एक इल्हामी किताब है और खुदा ने कुरान को लोहे महफूज पर यानी आसमान में ही किसी जगह पर लिख कर रखा हुआ है। और वो ये कुरान बाद अज़ां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और उन्होंने इंसानों को ये कुरान बताया। ये आसमान पर ही मौजूद था। तो आप ये देख सकते हैं कि इसी कुरान में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये कुरान ये जो आसमान है ये टुकड़े टुकड़े होकर इंसानों पर गिर सकता है और अल्लाह इसे गिरा सकता है। अल्लाह ने इसे गिरने से रोका हुआ है। मतलब तो इन्होंने कुरान की एक आयत दिखाई और कहा कि कुरान में लिखा है कि आसमान के टुकड़े हम पर गिरा दिए जाएंगे। तो क्या ये आयत अनसाइंटिफिक है? एक्चुअली पहली बात यह है कि अरबिक लैंग्वेज में जो वर्ड समा है उसको क्या ट्रांसलेट किया जाएगा, ये हमेशा से एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। क्योंकि अरबिक लैंग्वेज में आप एक सॉलिड छत के लिए भी समा वर्ड यूज कर सकते हो और नरम चीजों के लिए भी, जैसे बादलों के लिए भी अरबिक लैंग्वेज में आप समा वर्ड का यूज कर सकते हो, जो वर्ड इस आयत में आया है। और इसका एविडेंस है खुद कुरान की ही आयत चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 164, जिसमें यही सेम अरबिक वर्ड यूज हुआ है और लिखा है पानी के आसमान से बरसने में, यानी पानी आसमान से बरसता है, यानी बादलों के लिए अरबिक वर्ड यही सेम समा यूज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि अरबिक लैंग्वेज में जो समा वर्ड है वो हर ऊंची चीज के लिए यूज हो सकता है, बादलों के लिए भी और इन एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए भी और इस यूनिवर्स के लिए भी समा वर्ड यूज हो सकता है। तो अगर इस आयत में हम ट्रांसलेट कर दे कि अल्लाह यूनिवर्स के टुकड़े हम पर गिराएगा तो गलत ना होगा, क्योंकि यूनिवर्स के टुकड़ों में खुद मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स भी आ गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर रोज 100 टन ऑफ डस्ट हमारी अर्थ को रोजाना हिट करती है। जी हाँ, 100 टन। Hey everyone, Julian here for D News. Shooting stars have a magical ethos. We're told to make a wish when we see them streak across the sky, but you should probably already thank your lucky stars, because if we didn't have an atmosphere, there'd be a lot more dangerous. First of all, shooting called a meteor. Meteoroids the size of sand grains and smaller enter our atmosphere every day by the truckload. NASA estimates 100 tons of dust hits us every single day. तो क्या वजह है ये डस्ट हम तक नहीं पहुंचती? सिंपल वजह है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही ये सारी डस्ट बर्न हो जाती है। तो ये आयत इन मीटियोर्स के बारे में भी बात कर सकती है। हम यहाँ पर नहीं जानते कि किस बारे में ये आयत बात कर रही है। अगर ये डस्ट सारी की सारी 100 टन हम पर गिरे तो हम गए। तो ये समा वर्ड यूनिवर्स के लिए और बादलों के लिए और मीटियोर्स के लिए भी यूज हो सकता है और किसी और चीज के लिए भी। तो अब आ जाते हैं आयत पर, जिसमें लिखा है कि आसमान के टुकड़े गिरा दिए जाएंगे। तो क्या ये अनसाइंटिफिक है? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको फिर इस लिव साइंस के आर्टिकल को भी अनसाइंटिफिक कहना होगा। क्या आप इसे भी अनसाइंटिफिक कहोगे, जिसका टाइटल ही ये है कि क्या हो अगर आसमान गिरे? तो आसमान कोई खाली चीज नहीं है। आसमान में गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर स्टफ। इन सब का वेट ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग 5.5 क्वाड्रिलियन टन है। जी हाँ, 5.5 क्वाड्रिलियन टन, जिसको आप खाली जगह सोचते हो उसका वेट 5 क्वाड्रिलियन टन है। तो आपके ऊपर रोजाना सैकड़ों किलो वजन रहता है। आप सिर्फ अपने अंदर की हवा की वजह से क्रश होने से बचे हुए हो। यानी जैसे ये ड्रम्स हैं, अगर इनके अंदर की एयर हवा हम निकाल दें तो देखें ये ड्रम्स को कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रश कर देता है। उसी तरह अगर हमारे अंदर की हवा निकल गई तो हमारा भी हाल कुछ यही होगा। और क्या होगा अगर अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो गया? आपके कानों के पर्दे फट जाएंगे। और इस वक्त हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है कि ये आपकी टिक्की बना सकता है। अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव आया या आप किसी लो प्रेशर वाली जगह से अचानक इस हाई प्रेशर वाली जगह में आ गए तो आपकी टिक्की बनना तय है। तो अगर 5 क्वाड्रिलियन टन 8 अरब लोगों पर अलग अलग गिरे
तो हर एक इंसान पर कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग वजन हजारों किलो गिरेगा। तो इतना वजन गिरने पर गालिब कमाल की गालिब टिक्की बन जाएगी। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इस आयत में आसमान से मुराद क्या है वी डोंट नो, क्योंकि जब अरेबिक लैंग्वेज में हर ऊंची चीज के लिए आसमान शब्द यूज हो सकता है, समा वर्ड यूज हो सकता है, तो सवाल करना बेवकूफी है। लेकिन अगर कोई इस नीले आसमान को समझेगा कि कुरान की मुराद इस नीले आसमान से है, तो आज हम जानते हैं साइंस की तरक्की करने के बाद कि ये नीला आसमान खाली नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा वजन है। तो आप अगर प्लेन में गए और आपने वहां पर पानी पिया, तो प्लेन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो बॉटल में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, तो जब आप नीचे जाओगे तो आपकी बॉटल क्रश हो जाएगी बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयरप्लेन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो होता है और नीचे जो है वो हाई होता है। आपके चारों तरफ इस वक्त इतना प्रेशर मौजूद है, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां प्रेशर कम हो और उसी हवा के साथ इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएं, तो आपकी टिक्की बनने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे वो बॉटल क्रश हो जाती है प्लेन से नीचे लाने पर। और इस आयत में फ्रैगमेंट्स लिखा हुआ है, मतलब पीसेस हम पर गिरेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि पीसेस सिर्फ सख्त चीजों के नहीं होते हैं, बादलों के पीसेस होते हैं, केक के पीसेस होते हैं, स्पॉन्ज के पीसेस होते हैं, तो नरम चीजों के भी पीसेस होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है, आप एयरप्लेन में से अगर पानी की बोतल लेके आओगे तो किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको ज्यादा क्रश करेगा और किसी जगह पर कम क्रश करेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी पीसेस हैं। बाकी इस जगह टुकड़ों और समा वर्ड से मुराद मीटियोर्स भी हो सकते हैं। मेरा ये आर्टिकल दिखाने का केवल इतना मकसद था ताकि आप लोग समझे कि 21st सेंचुरी के लोग भी इस तरह की टर्म्स यूज करते हैं कि आसमान गिर जाएगा या क्रैक हो जाएगा। इस तरह की टर्म्स बड़ी कॉमन हैं और ये साइंटिफिक आर्टिकल्स में यूज होती हैं ये टर्म्स। अगर कुरान ने इनको यूज किया तो ये अनसाइंटिफिक नहीं है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकता है। अब गालिब साहब का ज्ञान देखते हैं, नॉलेज देखते हैं। मुझे 2 ही वीडियो मैंने इनकी देखी और उनमें इतने एरर्स थे कि शुरुआत की कुछ मिनट में मेरी वीडियो पूरी हो जाएगी। अगर आप आज आसमान और ज़मीन को देखें तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसमान क्या है। आसमान असल में नज़र का एक धोखा है। पानी के वो बुखारात या वेपर्स जो कि आपके एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हैं, वो आपके आसमान को नीले रंग का दिखाते हैं। यानी आसमान ब्लू इसलिए दिखता है, स्काई ब्लू, क्योंकि ये पानी के बुखारात जो हैं, जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो ब्लू कलर की लाइट इमिट करते हैं। यानी आसमान एक नजर का धोखा है, हमारे इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन का ये कहना है। बट इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जिसको आप नथिंग समझ रहे हो वो नथिंग नहीं है, उसमें बहुत वजन है, वो आपकी टिक्की बना सकता है। और सुनिए, इनकी तो नॉलेज बहुत जबरदस्त है, मौजूदगी में ही नजर आती है। इसके अलावा आपको बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल बेहंगम और बिल्कुल एक बेवकूफ़ाना सा सिस्टम नजर आती है। तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन का मतलब यह है कि तमाम जानदार जितने आज आप ज़मीन पर देखते हैं, ये तमाम के तमाम एक कॉमन एंसेस्टर यानी एक यकसां जद्द अमजद यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं या इर्तिका इनका हुआ है। इर्तिका ये भी एक बेवकूफी है कि ये बेवकूफ लोग एवोल्यूशन का मतलब ये सोचते हैं कि इसका मतलब है कि तमाम जानदार एक कॉमन एंसेस्टर से वजूद में आए हैं। एवोल्यूशन का मतलब ये नहीं है। एवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है चेंज ओवर टाइम। जैसे एक ओल्ड मॉडल फोन एक मॉडर्न फोन में बदल गया, ये भी एवोल्यूशन है। और आप छोटे से बड़े हो गए, ये भी एवोल्यूशन है, ये भी एक टाइप का एवोल्यूशन है। और आप मरियम वेबस्टर पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां भी एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं लिखी है कि आप सब लोग एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ये नहीं है एवोल्यूशन की डेफिनेशन। और इस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये एक बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपकी रूट ही गलत है। जो आपने स्टार्टिंग में बताया वही आपने गलत लोगों को इंफॉर्मेशन दी। बल्कि खुद साइंटिस्ट जो एवोल्यूशन को मानते हैं वो खुद इस सिंगल एंसेस्टर वाली बात से डिसएग्री करते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट क्रेग वेंटर, जिन्होंने फर्स्ट सिंथेटिक लाइफ बनाई थी, उनका कहना है कि मैं इस ट्री ऑफ लाइफ से एग्री नहीं करता। I'm not so sanguine as some of my colleagues here that there's only one life form on this planet. We have a lot of different types of metabolism, different organisms. I wouldn't call you the same life form as the one we have that lives in pH 12 base that would dissolve your skin if we dropped you in it. Oh, I've got the same genetic code. We'll have a common ancestor. Well, you don't have the same genetic code. In fact, the mycoplasmas use a different genetic code and would bit. not work in your cells. So there are a lot of variations on the theme.
आगे देखिए हमारे गालिब साहब की जबरदस्त नॉलेज। है और जमीन पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले यानी 3.5 अरब साल पहले ही जिंदगी जो है वो शुरू हो चुकी थी। इनका कहना है कि जिंदगी अर्थ पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। वेल इन रियलिटी ये सब एक ख्याली पुलाव है। हमें उससे भी पहले के 4.1 बिलियन ईयर्स ओल्ड लाइफ के ट्रेसेस मिले हैं। ये हमारे इन टाइनी लिटिल क्रिस्टल जिनको जिरकॉन्स कहते हैं, इन्होंने सजेस्ट किया है कि लाइफ और भी पहले वजूद में आ गई थी। इनमें हमें कार्बन के ट्रेसेस मिले हैं। और सुनिए हमारे गालिब साहब की नॉलेज को। और अगर हम देखा जाए तो हमारे क्लोजेस्ट एवोल्यूशनरी जो रिलेटिव हैं वो प्राइमेट्स हैं, जिनमें bonobos, ओरंगटान्स, चिंपैंजीज और गोरिल्लाज आते हैं। ठीक है, ये डार्विनियन कहानी है, लेकिन इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं?